वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जनरल साइंस की समरी जो है उसका सेशन 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिवाइसेस और वेव और साउंड पढ़ेंगे। और बेसिकली ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम के लिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो 9 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हुआ है और ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है। जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए थे हमारे कोर्स से, तो आप इसको नीचे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी अगर आपका लिक्विड है तो उसकी टेंडेंसी होती है, उसके सरफेस की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे, ये इसकी टेंडेंसी होती है। तो इसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड की, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन आपका डिनोट होता है फोर्स पर लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन लिक्विड। तो फोर्स अपॉन लेंथ जो है वो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो सरफेस टेंशन जो है, जितनी भी सारी लिक्विड का सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर के साथ जो है डिक्रीज होता है। तो जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब ओवर अ स्मॉल टेम्परेचर रेंज जो है, जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सरफेस टेंशन जो है एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो वो क्वांटिटी जिनका ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सरफेस टेंशन की जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूटन पर मीटर। तो देखिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर लेंथ। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो सरफेस टेंशन की SI यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सरफेस है लिक्विड का वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जो है मिनिमम एरिया एक्वायर करे, मिनिमम एरिया एक्वायर करे। तभी जब आप देखते हैं कि जो कोई भी लिक्विड होती है उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है, जैसे रेन ड्रॉप हो गया या लिक्विड ड्रॉप हो गया या ड्रॉप ऑफ मरकरी हो गया, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करें, तभी वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में क्यों है, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो है रेन ड्रॉप जो है, या फिर जो आपका लिक्विड ड्रॉप हो गया या ड्रॉप ऑफ मरकरी हो गया, कुछ भी, तो ये जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं। कुछ इंसिडेंट देख लेते हैं कि कुछ इंसिडेंट सरफेस टेंशन के। तो अगर आपने पानी, जैसे ये है, पानी में आपने अगर निडल डाली तो वो जो फ्लोट होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट होती है। पानी में अगर निडल डाली तो वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट होती है। तो क्या है, जो निडल है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से जो है वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो निडल है वो वाटर पे क्यों फ्लोट कर पाती है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, तो इसकी वजह से। जैसे आप जो है सर्फ एंड डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं अपने जो कितने भी कपड़े हैं उनको क्लीन करने के लिए, तो सर्फ एंड डिटर्जेंट इसलिए काम कर पाता है क्योंकि सर्फ एंड डिटर्जेंट जो है वो सरफेस टेंशन है वाटर का वो रिड्यूस कर देता है। तो वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो आपके जो कपड़े हैं वो ईजिली क्लीन हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि मतलब अब तो केरोसिन ऑयल कहीं मिलता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे कहीं पानी है तो उसमें जो है केरोसिन ऑयल का, मतलब मिट्टी के तेल का जो है केरोसिन ऑयल का जो है वो छिड़काव किया जाता था।
जैसे डेंगू या मलेरिया है, इन सब से बचने के लिए जो सरकार अपनी योजनाएं चलाती थी कि जो भी, या फिर हम घर में भी यूज़ करते थे कि पानी है उसके अंदर केरोसिन ऑयल का जो है वो छिड़काव किया जाता था। वो इसलिए किया जाता था कि जब पानी के ऊपर जब आप केरोसिन ऑयल का छिड़काव करते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाता था। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाता था और इसकी वजह से क्या होता था कि इसके अंदर जितने भी मच्छर हैं वो मतलब सिंक हो जाते थे, इस पानी के अंदर डूब जाते थे और वो मर जाते थे, तो दे विल डाई। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता था और ये डाई हो जाते थे बिकॉज ऑफ जब आप इसमें केरोसिन ऑयल का स्प्रे करते थे। तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी सूप पीते हैं तो आपका जब सूप ठंडा हो जाता है तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप जो है हॉट सूप पीते हैं, तो जब आप हॉट सूप पीते हैं तो ये आपकी टंग है, तो जब आप हॉट सूप पिएँगे तो ये पूरा जो है वो आपकी टंग में स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि जब आपका सूप जो है हॉट रहता है तो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है, तो जितना भी आपका सूप है वो पूरी आपकी टंग में स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। तो इसीलिए जो है आपको सूप जो टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि ठंडा गर्म में उसमें कुछ अलग चीज़ें आ गई हों, तो वो सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से है। क्योंकि अगर जब आप ठंडा पीते हैं तो वो आपकी पूरी जो आपकी टंग है उस पर फैल नहीं पाता, लेकिन जब आप गर्म पीते हैं तो वो पूरा फैल जाता है। जो आपने कभी शेविंग ब्रश देखा होगा तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो एकदम ऐसे चिपके रहते हैं, तो वो भी जब जैसे आप पानी से बाहर निकालते हैं, शेव करते हैं, तो पानी से बाहर निकालते हैं तो शेविंग ब्रश के हेयर चिपके रहते हैं, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से चिपके रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मतलब इसमें इसमें आपको यह दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। तो यहाँ आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाए, या फिर आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि जब हम स्प्रे करते हैं केरोसिन ऑयल का वाटर के ऊपर तो जो मॉस्किटो हैं वो सिंक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे जो इंसिडेंट हैं वो आपको जो है इंडिविजुअल भी दिए जा सकते हैं और आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखना। वैसे हमने समझ तो लिया ही है, तो याद रखने की ज़रूरत कुछ है इतनी खास नहीं है। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो जैसे आपका एक कोई लिक्विड है, उसके अंदर आपने एक कोई ग्लास ट्यूब डाली, जिसका एक बहुत छोटा सा फाइन बोर है, तो मैंने तो इसका बोर को ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। तो एक फाइन बोर की जो है ग्लास ट्यूब डाली आपने, तो जब आप उसमें अपनी जो ट्यूब डालेंगे, कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो लिक्विड राइज करना शुरू करेगा। अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे ये है कंटेनर और इसके अंदर जो है फ्लूइड है, और यहाँ आपने जो है कोई एक फाइन बोर की जो है ग्लास ट्यूब डाली और इसके अंदर जो है लिक्विड रेज करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड रेज करना शुरू होता है इसी को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसी लिक्विड को रेज करने को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ होता है? जैसे आपका ये कोई भी ब्लॉटिंग पेपर है, उस पर जैसे आपने इंक डाल दी, तो वो जो ब्लॉटिंग पेपर है वो इंक सक कर लेता है। इंक सक कर लेता है क्योंकि जो ब्लॉटिंग पेपर है उसके ऊपर एक बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा पेपर होता है ना ब्लॉटिंग पेपर, तो वो खुदरा खुदरा पेपर होता है, तो वो जो खुदरा खुदरा पेपर होता है वो एज अ कैपिलरी ट्यूब काम करता है। तो एज अ कैपिलरी ट्यूब काम करता है, तो वो जो है इंक को सक कर लेता है। तो आपने जो है पुरानी मूवीज़ देखी होंगी या मालगुडी डेज़ देखा होगा, या फिर मतलब अब तो इलेक्ट्रिक वाले नए डिज़ाइन के आ गए हैं, लेकिन अब किसी ने देखा होगा केरोसिन ऑयल के जो हैं लैंप होते थे, तो ऐसा कुछ करके कुछ ऐसा होता था, केरोसिन ऑयल का लैंप, है ना? तो ये यहाँ ये फ्लेम जलती थी और यहाँ केरोसिन ऑयल है, यहाँ इसकी विक रहती थी, यहाँ से ये निकलती थी। तो ये केरोसिन ऑयल का जो रैंप है, ये केरोसिन ऑयल लैंप जो होता था, तो बेसिकली ये भी जो है कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता था। तो कैपिलरी एक्शन पे कैसे वर्क करता था कि जब आप जो है केरोसिन डालते थे, इसके अंदर ये इसकी जो विक डली रहती थी उसके ऊपर धीरे 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 आपका केरोसिन ऑयल डलता था, और फिर आपको जब आप फ्लेम निकलती थी, तो ये जो केरोसिन ऑयल है ये भी कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है। तो आप देखेंगे कि जो ब्रांचेस ऑफ प्लांट एंड लीफ हैं, जो उसको वाटर और न्यूट्रिशन सॉल्ट मिलता है वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू मिलता है। तो ब्लॉटिंग पेपर हो गया ये, और केरोसिन ऑयल का जो है लैंप जो हो गया, और
वाटर एंड सॉल्ट जो मिलता है वो भी कैपिलरी एक्शन पे मिलता है प्लांट्स और लीव्स को। नेक्स्ट है कि जब आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में देखा होगा तो आप एक कैपिलरी ट्यूब अगर डिप करते हैं वाटर में तो वाटर विल राइज अप टू इट्स फुल हाइट। तो आप जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे तो वाटर जो है फुल हाइट पे जो है वो राइज हो जाता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर फार्मिंग देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कभी हैवी रेन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो किसान है उसका जो लैंड होता है, एग्रीकल्चर लैंड जो उसका खेत होता है, उस पे वो एकदम से जो है प्लॉग करने लगता है, मतलब उसकी खुदाई करने लगता है। मतलब जो बारिश होने के बाद उसकी खुदाई करने लगता है, वो इसलिए करता है कि वो वहाँ से जो है वो कैपिलरी एक्शन को ना ब्रेक कर रहा है, कैपिलरी एक्शन को ब्रेक कर रहा है जिससे पानी जो है वो ऊपर ना आ पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो एक कैपिलरी एक्शन फॉर्म हो जाता है, तो खुदाई करने से क्या है वो एक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी जिससे पानी ऊपर की साइड ना आ पाए और पानी जो है हमेशा वेट ना रहे। तो हमेशा जो है वो कैपिलरी एक्शन को ब्रेक करने के लिए जो है वो हैवी रेनफॉल के बाद जो है वो खुदाई होती है किसी भी मतलब एग्रीकल्चर लैंड की। तो आपने कभी ये नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो कभी मौका मिले तो बारिश के बाद देखना कि कैपिलरी एक्शन जो है फार्मर्स ब्रेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो गैसियस लेयर हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, जितने भी हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसियस लेयर हैं, बेसिकली वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये जो गैसियस लेयर हैं वो हेल्ड इस किस वजह से हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, कि अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी साइड खींचती है तभी ये जो है एस्केप नहीं कर पाती हैं और ये अर्थ के चारों तरफ रहती हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है which is exerted by a column of 76 centimeter of Hg at 0 degree Celsius at 45 degree latitude near the sea। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि 76 सेंटीमीटर की जो मरकरी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें कंडीशन क्या है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब क्या हुआ? मरकरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 0 डिग्री सेल्सियस पे 45 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अब सबको यहाँ डेफिनेशन याद रहेगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड। इन तीनों पे जो है वो प्रेशर जब एग्जर्ट करती है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? तो एक कॉलम 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो कॉलम है वो होता है 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल जो है, मतलब पास्कल जो है ये जो होता है। तो पास्कल हमारा कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में इतने पास्कल होते हैं और 1 पास्कल कितना हुआ? तो मैंने भी बताया ना पास्कल कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल कितना होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार भी जो है वो दूसरी यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और ये होता है 1 बार कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार के अंदर कितने होते हैं? 10⁵ पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और 1 मिली बार के अंदर कितने होते हैं? मिली का मतलब होगा 10⁻²। तो 1 मिली बार के अंदर हो गया 10⁻²। और 1 एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एटमॉस्फेयर के अंदर कितना हुआ? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सबको क्लियर है ना? तो एक कॉलम में इतना होता है 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये
1 पास्कल कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार के अंदर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक एटमॉस्फेयर के अंदर होता है 1.013 इंटू 10⁻, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg में कितना होता है, 1.33 इंटू 10⁻3। एक पास्कल में कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार में जो है कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुका है, एक बार में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 10⁵ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं एक बार के अंदर। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। अब एंड्रॉइड बैरोमीटर क्या होता है, तो एंड्रॉइड बैरोमीटर वो होता है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी मतलब प्रेशर जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरियस प्लेसेस का मेजर करते हैं। एंड्रॉइड बैरोमीटर की एक खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी जो है लिक्विड यूज़ नहीं होती, इसके अंदर कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं होती एंड्रॉइड बैरोमीटर के अंदर। तो आपकी जो डिवाइस है ऑल्टमीटर, तो जो डिवाइस ऑल्टमीटर है वो बेसिकली एंड्रॉइड बैरोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करती है, एंड्रॉइड बैरोमीटर के प्रिंसिपल से काम करती है। ऑल्टमीटर से क्या होता है कि किसी भी जगह का ऑल्टीट्यूड नापते हैं, किसी भी जगह का ऑल्टीट्यूड नापते हैं, और ये एंड्रॉइड बैरोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। तो कोई भी जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो जैसे ये जैसे समझिए ये सर्कल है, आपकी इनिशियल पॉइंट है, तो आप यहाँ से चले, आप वापस आए, और आपने ये कम से कम कुछ डिस्टेंस में आपने कवर किया, फिर आप ये आए। तो आप जो है अपना मोशन जो है वो रिपीट कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो है आप जब अपना मोशन रिपीट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कोई भी मोशन है उसका एक टाइम पीरियड होगा, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू 1/T। तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है सबने बचपन में 10th क्लास में, किसी ने 12th क्लास में अपनी फिजिक्स लैब में देखा ही होगा। तो बेसिकली यहाँ एक सपोर्ट होता है, और यहाँ एक थ्रेड होता है, कोई भी स्ट्रिंग होती है, और यहाँ एक मेटल की बॉल लगी रहती है, मेटल की बॉल जिसको हम बॉब बोलते हैं। मेटल की बॉल लगी रहती है, बॉब बोलते हैं। और ये बेसिकली ये इसकी लेंथ हो गई स्ट्रिंग की। तो जब अभी यहाँ से आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, तो एक ये मोशन, इस तरह का मोशन जो है वो फॉलो करती है। बॉल यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और फिर यहाँ आएगी। तो बेसिकली जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो एक तरह का पीरियोडिक मोशन फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। तो बेसिकली ये सिंपल पेंडुलम जो है वो पीरियोडिक मोशन जो है वो फॉलो करता है। और इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/G। तो ये 2π तो कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। L जो हो गया वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, और G जो हो गया वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रूट ऑफ लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है G के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है G के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये टाइम पीरियड होता है। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं टाइम पीरियड को लेके। देखिए, अगर आपका T जो है, अभी हमने पढ़ा था जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रूट ऑफ लेंथ के। तो अगर आपने लेंथ को इंक्रीज करा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका पेंडुलम है, अगर आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज करी तो उसका जो है टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा।
अब t जो है वो t इक्वल टू 2π√L/g था ना, तो t जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है g के। t है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है g के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर आप t को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका g डिक्रीज हो रहा है, और t को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो g इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें यही लिखा है। तो वैल्यू ऑफ g है हमेशा अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो हमेशा डिक्रीज होती है। तो वैल्यू ऑफ g हमेशा डिक्रीज होती है, या तो आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो वैल्यू ऑफ g आपको हमेशा डिक्रीज मिलेगी। तो वैल्यू ऑफ g हमेशा डिक्रीज मिलेगी। तो t इक्वल टू 1/g होता है। वैल्यू ऑफ g डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। तो जो आपका पेंडुलम है वो स्लो हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, आप उसको ज़्यादा टाइम लगेगा जो एक्सट्रीम पोजीशन से, मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आने में अब उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो है टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, तो आपका पेंडुलम स्लो हो गया। नेक्स्ट है, जो पेंडुलम होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, तो पेंडुलम जो होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, तो पेंडुलम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर होता है, तो उसके वेटलेसनेस की वजह से जो है उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है। क्योंकि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आपकी, वहाँ आपका जो वैल्यू ऑफ जी है वो ज़ीरो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2π√L/g, t इक्वल टू, तो अगर आपकी जो है जी ज़ीरो हो गया तो ये आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जी ज़ीरो हो गया, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर आपका पेंडुलम काम नहीं करता। सैटेलाइट के अंदर आपका पेंडुलम डज नॉट वर्क, क्योंकि अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया तो पेंडुलम जो है वो झूलता ही रहेगा। मतलब एक मीन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता ही रहेगा। यहाँ सेंटर पोजीशन है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वो ऐसे करके झूलता ही रहेगा। तो ऐसे पेंडुलम का क्या फ़ायदा, है ना। तो बेसिकली यही होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पेंडुलम काम नहीं करता। तो समर में क्या होता है कि जो लेंथ होती है पेंडुलम की वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है और पेंडुलम की क्लॉक ना स्लो हो जाती है। तो इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट टी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो समर में क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका पेंडुलम जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट हैपन टू pendulum's length in summer, what happened to pendulum length in summer, it increases, it decreases, और इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो समर में क्या होता है पेंडुलम लेंथ को, इट इंक्रीजेज। समर में जो है पेंडुलम लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब क्या होता है कि जो मून है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g/6। ये मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g/6 होती है, मतलब अर्थ की 1/6 होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून की 1/6 होती है। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π√L/g। यहाँ g कितना हो जाएगा, g/6, तो ये ऊपर जाएगा, ये 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो है टाइम पीरियड बढ़ रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो आपका पेंडुलम जो है स्लो हो जाएगा। तो मून के ऊपर जाके जो है पेंडुलम स्लो हो जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में काम नहीं करता, मून के ऊपर जाके स्लो हो जाता है। समर में उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको सबको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है वेव। तो वेव्स क्या होती हैं, तो वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। तो आपकी जितनी भी जैसे साउंड वेव्स हो गई, अर्थक्वेक वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, तो ये सारी आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होगी आपकी, रेडियो वेव हो गई, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, हाँ, ये सारी जो है वो आप थर्मल रेडिएशन हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल वेव्स, और ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स और ये सारी वेव्स। अब ये जो है सारी वेव्स हैं उनका बेसिकली एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है वेव्स का, इसकी क्या वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है और विजिबल लाइट क्या होती है, तो इसका पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो आपकी जो वेव जैसे ये सारी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये ईएम वेव्स हैं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो वेवलेंथ है वो सबसे कम किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है गामा रेज की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो वेवलेंथ है वो कौन सी जो वेव्स है उसकी सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ जो है गामा रेज की जो है सबसे कम होती है, ये मिनिमम है। गामा रेज की मिनिमम होती है और मैक्सिमम किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। वेवलेंथ जो है गामा रेज की सबसे मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है रेडियो वेव्स की। और बाकी जो है इसके साथ ऐसे होते हैं, पहले गामा रेज हो गया, फिर उसके बाद एक्सरे हो गया, फिर यूवी हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया एंड फिर रेडियो वेव्स हो गया। तो ये जो है ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। अब फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन क्या होता है? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो घबराइए मत, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी का साइन है, सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो ये जो है वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम था कि मतलब वेवलेंथ की क्या, मतलब किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो आप इसको जब अपोजिट कर देंगे, जब आपको इसको अपोजिट कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई? गामा रेज की, फिर उसके बाद एक्सरे की, फिर यूवी रेज की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव्स की, फिर रेडियो वेव्स की। तो वेवलेंथ जो है गामा की सबसे कम होती है, फिर एक्सरे की होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है गामा की सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ बीच में जो है आपका विजिबल लाइट भी आएगा, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है कि पहले आपका गामा रेज होता है, एक्सरे होता है, फिर यूवी होता है, और ये विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? जब आप कोई भी जो लाइट है आपको उसको प्रिज्म से पास करेंगे तो आपको जो है विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? विब ग्योर। तो आपको ये जो है 7 कलर में ये लाइट मिलती है। तो ये हो गया वी फॉर हो गया वायलेट, फिर हो गया इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड देन रेड। तो ये होता है विब ग्योर। तो अब यही लिखा हुआ है कि जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की होगी, और फिर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, फिर गामा, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो आप एक याद कर लीजिए, एक कोई भी याद कर लीजिए, या तो वेवलेंथ का याद कर लीजिए या फ्रीक्वेंसी का कोई भी याद कर लीजिए, और फिर उसको अपोजिट कर देना। तो वेवलेंथ का अगर आपने याद कर लिया कि वेवलेंथ रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अब हम कुछ डिवाइसेस देख लेते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ आता है। तो ये इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा कुछ है नहीं, ये बेसिकली जो एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अदरवाइज़ मैं ये स्लाइड भी आगे बढ़ा सकती हूँ, फॉरवर्ड कर सकती हूँ कि आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन नहीं, एक बार इसको हम पढ़ लेंगे ना तो हमें जो है दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। मुझे पता है आगे आगे वाले लोग जो हैं वो आगे ही स्लाइड कर देंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। तो ठीक है, हम डिवाइस पढ़ते हैं। एमीटर। तो एमीटर जो है बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्टमीटर जो है ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ऑडियोमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए मेजर ही होता है। और ऑडियो फ़ोन जो है जो बेसिकली जिसको लिसनिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है उनके ईयर्स में ये एम्प्लॉयड किया जाता है।
एनीमोमीटर जो है वो पावर एंड स्पीड ऑफ द विंड के लिए यूज़ होता है। एवोमीटर जो है वो फॉल्ट इन रेडियो के लिए यूज़ होता है। एरियोमीटर जो है वो वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर के लिए यूज़ होता है। एक्यूमुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो एक्यूमुलेटर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए है। एस्केलेटर का काम जो है मैकेनिकल लेडर के लिए यूज़ होता है। एपिस्कोप के लिए जो है जितने भी आपके ओपेक फोटो जो स्क्रीन में डिस्प्ले होते हैं वो इससे होते हैं। एविनोटियोमीटर जो है वो बेसिकली आपका डिटेक्ट एंड मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ सन रेज। एडियोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील ऑफ द जो है वो उससे मेजर होता है कि मतलब व्हील ने कितना डिस्टेंस मेजर किया है। तो आप इसको अपनी कार्स में देखते होंगे एडियोमीटर। बैरोमीटर जो है अभी हमने पढ़ा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालने के लिए यूज़ होता है। और बैरोग्राफ बेसिकली यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यूज टू फोकस ऑन ऑटोग्राफिक। और बोलोमीटर का जो काम है वो थर्मल रेडिएशन के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे हो गए ना, तो ये इसमें सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि बहुत सारे हो गए हैं लेकिन सारे याद नहीं करने, तो आप कौन कौन सा याद करिए? एमीटर याद करिए करंट वाला, ऑल्टमीटर याद करिए ऑल्टीट्यूड वाला, ऑडियोमीटर याद करिए, और यहाँ एक्यूमुलेटर याद कर लीजिए, और बैरोमीटर याद कर लीजिए। तो ये जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन सारे को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। तो हाँ, अभी डिवाइसेस ख़त्म नहीं हुई हैं और डिवाइसेस हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? बैरोमीटर तक पढ़ लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर यूज़ करने के लिए होता है। हम बैरोग्राफ के लिए भी पढ़ लिया था, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलोमीटर का काम होता है थर्मल रेडिएशन मेजर करने के लिए। बायनोकुलर को तो आपको सबको ही पता है। तो वो जो बायनोकुलर क्या होती है? दूरबीन। तो दूरबीन जो है वो आपका जो है जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होती है। क्रेस्कोग्राफ जो है बेसिकली ये डिवाइस होती है जिससे जो ग्रोथ इन प्लांट है वो डिटेक्ट होती है। कैलोरीमीटर जो है कितना भी अमाउंट ऑफ हीट आपको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। कार्डियोग्राम हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ होता है। कार्बोरेटर जो है यूज्ड इन द इंटरनल कंबंशन ऑफ द हीट इंजन। तो ये कार्बोरेटर जो है वो आप अपनी कार में नाम सुना होगा ना, कभी मैकेनिक के पास गए होंगे कि जी कार्बोरेटर ख़राब हो गया। तो ये जितना भी यूज़ होता है इंटरनल कंबंशन हीट इंजन में यूज़ होता है। कंपास बॉक्स तो सबको याद है, ज्योमेट्री क्लास में जो हमेशा भूल जाते थे वही कंपास बॉक्स है ये। तो आप में जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ये सब डिटेक्ट करने के लिए जो यूज़ होता है वो कंपास बॉक्स यूज़ होता है। साइक्लोट्रॉन जो है वो बेसिकली आपका एक्सीलेट करता है पॉजिटिवली चार्ज को। एंड साइटोट्रॉन जो है वो आर्टिफिशियल क्लाइमेट जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड कैलिपर जो है बेसिकली एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है वो मेजर करता है। कैथोड रेट को है सबको पता होगा CRT, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं कैथोड रेट में। तो यहाँ जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो बैरोग्राफ हो गया, कैलोरीमीटर हो गया, कार्बोरेटर हो गया, और ये आपका साइटोट्रॉन। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो है वो एक बार आप ऐसी रीडिंग देख कर लेना, बाकी जो है वो सारे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, मतलब जो वाइब्रेशन है मीडियम का, कोई भी मीडियम है उसका वाइब्रेशन है, और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है वो जब पैरेलली काम करें। तो आप यहाँ देख लेंगे कि जो ये मीडियम का वाइब्रेशन है, ये कंप्रेशन जो हो रहा है और एक्सपेंशन जो हो रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो ये दोनों जो है वो पैरेलली काम कर रही हैं। तो ये दोनों पैरेलली काम कर रही हैं, तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये पैरेलली काम कर रही हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एंड ट्रांसफर वेव्स उसमें क्या होता है कि जो आपका वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम जो है परपेंडिकुलर है टू द वेव ट्रेवल, तो ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है वो पैरेलल होता है, ट्रांसफर वेव्स में परपेंडिकुलर होता है। जितने भी आपके साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैं। तो इसमें क्योंकि डायरेक्शन जो वाइब्रेशन है आपका मीडियम, जो मीडियम में जो वाइब्रेशन हो रहा है और जो वेव जो ट्रेवल कर रही है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो सारे मीडियम में जनरेट हो सकती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड,
और गैस, मतलब कोई भी मीडियम हो, साउंड वेव जो है इन तीनों मीडियम में जो है वो जनरेट हो जाएगी, तीनों मीडियम में जनरेट हो जाएगी। अब साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जो ऑडिबल रेंज है, मतलब वो रेंज जिसको हम सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडिबल जो है, जो ऑडिबल रेंज है साउंड वेव की वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो क्ले होता है ना 10⁻3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो है ऑडिबल रेंज होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल पीसीएस, स्टेट पीसीएस एंड लोअर पीसीएस एंड यूपीपीएससी, कि ऑडिबल रेंज क्या होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ऑडिबल रेंज होती है। जो भी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होगी, तो आप ये समझिए, ये 20 हर्ट्ज है, ये 20 किलो हर्ट्ज है, ये आपकी ऑडिबल रेंज हो गई। कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर ये इधर साइड होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो वो होगी इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो होगी इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो होगी अल्ट्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो होगी इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो अल्ट्रासोनिक होगी। जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, तो इंफ्रासोनिक कौन सी हुई, इंफ्रासोनिक हुई आपकी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक हुई आपकी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो ह्यूमन नहीं सुन सकता, ह्यूमन नहीं सुन सकता। तो बेसिकली ये जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इनसाइड द अर्थ, जब आपका अर्थक्वेक आता है, या फिर जो हार्ट बीट ऑफ द ह्यूमन होती है वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो ह्यूमन हार्ट बीट भी है, वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। एंड ये बेसिकली ये आप जो है ह्यूमन इसको नहीं सुन सकता। सुनेगा कैसे, क्योंकि ऑडिबल रेंज तो हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है ना, तो ह्यूमन कैसे सुनेगा। तो इंफ्रासोनिक जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक जो है वो भी कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन, क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का होता है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का होता है, और हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो इससे कम है। तो ये भी ह्यूमन जो है वो नहीं सुन सकता। जैसे आपके एनिमल्स हो गए बैट, कैट और बर्ड, वो जो है वो आपको जो है वो सुन नहीं सकते। मतलब जो बैट, कैट और बर्ड हैं वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसको सुन भी सकते हैं और उसको जनरेट भी करते हैं, सुन भी सकते हैं और उसको जनरेट भी करते हैं। तो बैट का पता है क्या होता है, बैट को दिखता तो है नहीं रात में, है, तो वो क्या करती है कि वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसको जनरेट करेगी, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगी। यहाँ जैसे उसको कोई कुछ मिल गया, कि मतलब कोई पक्षी वक्षी घूम रहा है ऊपर आसमान में, उसने अल्ट्रासोनिक जनरेट करी, तो वहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव है ना उसको टकरा के उसको वापस आएगी, क्योंकि वो तो सुन लेगी, तो उसको वापस आएगी, तो वो पता लेगी कि उसके पाथ में भाई कोई है, उसे अपना रास्ता बदलना है। तो वो इस तरह से जो है वो फ्लाई कर पाती है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इसकी अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसकी यूटिलिटीज़ क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा इसकी यूटिलिटी जो है मेडिकल में, इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। मेडिकल में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। जितने भी आपके ब्लडलेस सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, या आपके जितने भी ट्यूमर होते हैं, या टीथ कैविटी होती है, इन सब में जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, मिल्क इज प्यूरिफाइड बाय पासिंग द कंटेमिनेटेड मिल्क थ्रू अल्ट्रासोनिक। तो मिल्क को प्यूरिफाई करने के लिए भी उसको अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उससे पास किया जाता है, तो उसमें जितने भी मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। अब आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, एयरपोर्ट पे जैसे अब एयरपोर्ट पे अगर विजिबिलिटी कम हो गई तो एयरपोर्ट पे प्लेन चलाना, तो एरोप्लेन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो उस पर अगर मिस्ट या फॉग आ जाता है, मिस्ट या फिर अगर धुंध आ जाती है, तो उसको डिमिनिश करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ है वो नेविगेशन में है।
तो सोनार जो होता है ना आपका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसकी तो भैया फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का जो यूज़ है, मतलब जो सी डेप्थ है उसको नापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ होता है। तो आपके क्या होता है कि जैसे ये आपका शिप है, ये आपका शिप है, तो आप जैसे आप नेविगेशन कर रहे हैं, तो यहाँ सी डेप्थ नापने के लिए क्या करेंगे, आप जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेंगे, और वहाँ से अगर कोई भी, अगर आपका रॉक हुआ है, कुछ हुआ, तो वहाँ से टकरा के आपको वापस जो आएगी अल्ट्रासोनिक वेव, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सी की कितनी डेप्थ है। तो जो सोनार है उसमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार की जो है वो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। तो किसी भी साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए उसे एक मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जो साउंड है उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड वेव जो है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए ही जो साउंड वेव है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती है। मतलब जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब अगर एयर नहीं होगी किसी भी जगह, अगर जैसे अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और अगर यहाँ इस कमरे में एयर ना हो, तो मैं अगर आवाज़ मतलब बोलूँ, तो ये मेरी आवाज़ जो है वो प्रोपोगेट नहीं होगी। तो जो आपकी साउंड वेव है वो ट्रेवल नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वैक्यूम में जो है वो ट्रेवल नहीं होती। साउंड को जो है हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, और ये 332 है। तो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है साउंड से। तो तभी आपने देखा होगा ना, कभी आपने थंडर स्टॉर्म देखा हो या लाइटनिंग हो, जो बिजली गरजती है आसमान में, तो उसमें देखा होगा कि जो आपको जो लाइट है, लाइट पहले दिखाई देती है। जब आप बिजली गरजती है, कभी आपने देखा होगा ना कि पहले लाइट दिखाई देती है, फिर उसके बाद साउंड आती है। कि पहले तो आप लाइट से ही डर जाते हैं, बिजली गरजती है, लाइट देखते हैं, हाँ लाइट से ही डर जाते हैं, साउंड का तो बाद में नंबर आता है। तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा है साउंड से। तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो वो जल्दी ट्रेवल करके आपको वो दिखाई देती है, और साउंड जो है वो आपका बिजली कड़क में आपको देर में सुनाई देता है। तो इसलिए ही सुनाई देता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए कि लाइटनिंग होती है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले लाइट दिखाई देती है। तो सबसे पहले लाइट दिखाई देती है क्योंकि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो ज़्यादा है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितना होता है, 1493 मीटर पर सेकेंड। आयरन में है 5134 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर याद कर लो, इट्स मोर देन सफिशेंट। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि जो है एयर क्या हो गया, एयर हो गया आपका गैस, वाटर क्या हो गया आपका लिक्विड, और आयरन क्या हो गया ये सॉलिड। तो सिर्फ ये एक रेफरेंस के लिए है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड है उसमें किस तरह से अलग अलग होती है और किस में ज़्यादा होती है। तो आपको याद करने वाली चीज़ कौन सी है, 332 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ साउंड, वो याद करने वाली चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में तो ट्रेवल करती नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसमें तो ट्रेवल नहीं करती, लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करती है। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड गैस में जो है इनकी स्पीड अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, और फिर उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड वेव की सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
तो या आप जो है वो हम ऐसी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं और ये सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं कि हाँ कोई रामायण का पाठ चल रहा है तो आप सुन सुना के बंद करके रख दिया उसको। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा थॉट प्रोसेस करिए, एनालिसिस करिए और इसको चीज़ों को यहीं याद करने की कोशिश करिए। अभी तक तो लूसेंट खोल के जो है उसको रट्टा मारा जा रहा था ना, अब यहाँ थोड़ा समझ लोगे तो चीज़ें जो है आगे तक याद रहेंगी। रट्टा मारोगे तो फिर यही होता है ना कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो लूसेंट ख़त्म ही नहीं हो रही, कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा बहुत समझेंगे तो आप चीज़ें जो है अपने आप याद होंगी। ओके, तो ये जो है अलग अलग जो मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 260 है, एयर में 332, वेपर में 405, फिर अल्कोहल, फिर हाइड्रोजन, फिर मरकरी। तो यहाँ ये सब गैस हैं, फिर ये लिक्विड है तो इंक्रीज़ होने लगा। एंड फिर उसके बाद ये भी जो है लिक्विड है और फिर उसके बाद ये सॉलिड है। तो बेसिकली सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है एंड फिर उसके बाद लिक्विड में एंड फिर गैस में। तो आप यहाँ जो है एयर का याद रख लेना और फिर उसके बाद अगर आपको जो है अरेंज करने के लिए आ जाए कि किसका कौन सा होगा तो आप यहाँ ध्यान रख लेना कि इसमें से सॉलिड का कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, एयर कितना है, तो उसके हिसाब से जो है अरेंज कर देना। तो इतना तो जो है वो हो जाएगा। अब जो है ह्यूमिडिटी का जो इफ़ेक्ट है वो साउंड पे क्या पड़ता है। तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट साउंड पे क्या पड़ता है, तो जो आपकी डेंसिटी, आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो आपकी ड्राई एयर होगी, तो मतलब आपकी जो सूखी हवा होती है, ड्राई एयर जो होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई एयर होगी उसका वॉल्यूम कम होगा और मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। जो नमी वाली हवा होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसके कंपैरिजन में जो है ड्राई एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और आपका जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड के। डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ साउंड के। तो डेंसिटी जो है ड्राई एयर की जो है ज़्यादा होती है, डेंसिटी ड्राई एयर की ज़्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर। तो इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, वो हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड लेस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डेंसिटी मोर हो जाएगी तो स्पीड मोर इन कंपैरिजन टू मॉइस्ट एयर, तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस हो जाएगी। और तो मॉइस्ट एयर में क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मोर हो जाएगी। ड्राई एयर में जो है लेस हो जाएगी और मॉइस्ट एयर में जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस हो जाएगी। तो तभी आपने देखा होगा कि जब आप जो है बारिश हो रही होती है, रेनी सीजन होता है, तो जो आपका ट्रेन का जो सायरन है वो शार्पली सुनाई देता है। क्योंकि ट्रेन का जो सायरन है वो शार्पली इसलिए सुनाई देता है कि जब आप रेनी सीजन होता है तो आपकी एयर क्या होती है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लेस। जब डेंसिटी लेस होगी तो स्पीड क्या होगी, मोर। तो डेंसिटी लेस होगी, स्पीड मोर होगी, तो जो आपने कभी देखा होगा कि जो ट्रेन है वो उसका सायरन जो है वो आपको शार्पली सुनाई देता है। तो ये क्वेश्चन यही ऐसे ही आता है कि जो ट्रेन है उसका सायरन जो है वो दूर से शार्पली क्यों सुनाई देता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ मॉइस्ट एयर होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 1.33 मार्क्स के क्वेश्चन, तो यहाँ से ही आते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये सब यहाँ से ही आते हैं। नेक्स्ट है अलग अलग सोर्सेज हैं साउंड के और वो कितनी इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है, ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये आपकी ऑडिबल रेंज होती है। और सोर्सेज ऑफ साउंड है वो कितना डेसिबल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड जो है वो डेसिबल में नापा जाता है, तो आप जो है
कोई भी चीज़ है वो कितनी इंटेंसिटी का जो है वो डेसिबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप इधर उधर कहीं जो कानाफूसी करने की आदत होती है ना कुछ लोगों को, तो वो जो कुछ लोग कानाफूसी करते हैं तो वो 15 से 20 डेसिबल की जो है वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो कभी कभी लगता होगा ना आपका कि कोई नहीं सुन रहा है आपकी कन्वर्सेशन, तो आप 15 से 20 जो है वो इंटेंसिटी के जो डेसिबल है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कान लगा के सुन ही रहा होगा। तो कानाफूसी जो है कम करनी चाहिए। तो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जो है वो 40 to 60 में होती है। लाउड स्पीकर जो है 70 से 80 डेसिबल। और हॉट डिस्कशन, देखिए हॉट डिस्कशन और लाउड स्पीकर, तो आजकल जो टीवी न्यूज़ डिबेट डिस्कशन है तो वो किसी लाउड स्पीकर से कम नहीं है। तो वहाँ भी जो है वो इसी डेसिबल पे बात होती है। तो मुझे तो लगता है ये नॉर्मली दे रखा है आजकल, तो मुझे लगता है 100 डेसिबल पे बात होती होगी, इससे भी ऊपर। हैवी मोटर और व्हीकल हैं वो 90 to 95 जो है डेसिबल पे होते हैं, और प्रेस जो है 100, और रॉकेट जो है 160 170, और मिसाइल 180 190, और सायरन 190 200। तो ये सारे जो है इंटेंसिटी हैं डेसिबल में। ओके, तो 50 डेसिबल जो है बेसिकली एक साउंड है सफिशिएंट टू वेक अप अ स्लीपिंग मैन। तो तो जो वो आप अपने अलार्म को दोष देते हैं ना कि अलार्म सुनाई नहीं दिया, तो 50 डेसिबल का तो अलार्म आपका बज ही जाता है। तो आपका अलार्म नहीं, आपके अंदर आलस है, आप लेज़ी हो रहे हैं, तभी आपको वो जो है वो रोज़ अलार्म सुनाई नहीं देता है। तो 50 डेसिबल इज़ सफिशिएंट टू वेक अप अ स्लीपिंग मैन। तो WHO ने जो है 45 डेसिबल साउंड को जो है 45 डेसिबल साउंड को जो है गुड साउंड जो है वो डिक्लेयर किया है फॉर द ह्यूमन ईयर। तो मतलब अगर अगर आपको नॉर्मली गुड साउंड जो है आपके अपने कानों को अगर बुढ़ापे तक बचा के रखना है, तो थोड़ा कम आवाज़ में जो है वो चीज़ें सुना करो। तो 45 डेसिबल जो है वो इट्स अ गुड साउंड। 75 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड जो है वो डेंजरस है। तो 75 से डेसिबल का ज़्यादा साउंड जो है वो डेंजरस है। जो आजकल रोज़ टीवी न्यूज़ में जो लोग जा रहे हैं ना, थोड़े दिनों में सब लोग ईयर मशीन लगा के घूमते मिलेंगे। तो 75 से ज़्यादा का साउंड डेंजरस है। और साउंड ऑफ 50 डेसिबल जो है वो इंसान को एबनॉर्मल बना देता है। मुझे लगता है एबनॉर्मल ये लोग हो ही गए हैं सब, तो एबनॉर्मल बना देता है। तो इनसे ज़्यादा का साउंड जो है वो सबको एबनॉर्मल बना देता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड पिच। तो किसी भी चीज़ की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वाइब्रेशन की, तो उसकी पिच भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच के। तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच के। और फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या था आपका वेवलेंथ, एंड न्यू इक्वल टू था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। तो जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिच होगी। तो चिल्ड्रन और विमेन है उनकी एक श्रिल वॉइस होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो पिच है वो हाई होती है। तो हाई पिच की वजह से जो चिल्ड्रन और विमेन है उनकी श्रिल वॉइस होती है। और मेन की जो है वो थोड़ी ग्रेव वॉइस होती है। तो मेन की जो है वो ग्रेव वॉइस होता है बिकॉज ऑफ द लो पिच। तो मेन जो है वो लो पिच पे बात करते हैं, लो पिच होती है, उसकी वजह से उनकी ग्रेव वॉइस होती है। ओके, नेक्स्ट है इको। इको क्या होता है, इको एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जो आपका साउंड है उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जो है इको कहते हैं। बोलते हैं ना आवाज गूंजना। तो आपका जो आवाज जो आपकी गूंजती है, आपकी जो वॉइस गूंजती है, जो आपकी साउंड गूंजती है, वो ही आपका इको होता है। तो आवाज़ जो गूंजना है बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो ही इको होता है। तो इको की एक कंडीशन इतनी ये है कि आपकी जो डायरेक्ट वेव अराइवल हो रही है और जो आपकी वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बीच में जो है 1/10 सेकेंड का जो है डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आपकी एक वेव जा रही है और एक वेव वापस आ रही है, तो इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 1/10 सेकेंड होना चाहिए, मतलब 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तभी आपकी जो है इको जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। जो मिनिमम डिस्टेंस है इको सुनने के लिए वो होना चाहिए 6.6 मीटर या फिर 17 मीटर। तो आप जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये है,
और यहाँ से आपने जो है अपना नाम चिल्लाया पहाड़ी पे बैठ खड़े होके, पहाड़ी पे खड़े होके अपना नाम चिल्लाया। ये यहाँ पहाड़ है, ये यहाँ पहाड़ है और इसका आप डिस्टेंस है 16.6 से 17 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली इतना डिस्टेंस है इसका। तो आपने यहाँ अपना नाम चिल्लाया, कुछ भी नाम चिल्लाया, चलिए एक नाम नहीं, यूपीपीएससी चिल्ला दिया। तो यहाँ से यूपीपीएससी चिल्लाया तो वहाँ से भी एक आदमी बैठ के जो है वो आपको बोलेगा यूपीपीएससी। ऐसा नहीं होता है, आदमी कोई नहीं बैठा होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इको। तो इको की वजह से होता है कि जो आप जैसे आप जो कुछ बोलेंगे तो वहाँ अगर आपका डिस्टेंस जो है 16.6 मीटर से ज़्यादा है या उतना है तो वहाँ से आपको जो है आपकी साउंड की जो है वो रिफ्लेक्शन सुनाई देगा। तो ये मत बैठना कि हाँ पहाड़ी पे कौन मेरा नाम उधर से बोल रहा है। बचपन में होता था ये, अब तो इतने तो होशियार हो ही गए हैं। ओके, तो इको की हेल्प से क्या करते हैं कि जो भी डेप्थ ऑफ सी है, डेप्थ ऑफ वेल्स है और ऑल्टीट्यूड है एयरक्राफ्ट का, वो मेजर होता है। और बेसिकली इको का ही कंसेप्ट जो है वो सोनार में यूज़ होता है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव से जो है सी की डेप्थ मेजर होती है। नेक्स्ट है आपका डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब आप हो गए, यहाँ एक सोर्स है, कोई भी चीज़ जिससे साउंड आ रहा है, कोई भी साउंड या कोई भी पिच आ रहा है, कोई भी पिच एमिट हो रहा है उस सोर्स से, तो अगर इन ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपको जो है वो पिच जो आप नोट हो पिच जो आपको सुनाई देगा तो वो भी आपको जो है वो चेंज सुनाई देगा। कि मतलब अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में अगर कोई एक मोशन हो रहा है तो आपको जो है पिच जो है वो अलग अलग सुनाई देगी। तो यही जो है वो डॉपलर इफेक्ट है। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी आपका जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं तो इंजन आपसे पास होता है, तो आपको जब इंजन थोड़ा दूर रहता है, मतलब प्लेटफॉर्म से पास होने, जैसे आपका यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पिलर है, यहाँ आप इस पर टेक के खड़े हुए हैं अपने आप को, यहाँ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं, पढ़ाई की तो उम्मीद थोड़ी कम ही कर लो। तो बिफोर पासिंग द प्लेटफॉर्म तो क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म पे बैठ के कौन पढ़ता है, बहुत ही रेयर लोग पढ़ते हैं, इतना सारी चीज़ें होती हैं आसपास देखने के लिए। रूम में तो पढ़ा नहीं जाता है, रूम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, प्लेटफॉर्म पे कहाँ पढ़ा जाएगा। तो बिफोर पासिंग द प्लेटफॉर्म द पिच ऑफ द विस्लिंग जो है वो हाई अपीयर होती है। तो यहाँ से जैसे आपका एक इंजन आ रहा है, तो ये आपका इंजन आ रहा है, तो जब तक वो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचा होगा, यहाँ आप सुन रहे हैं, तो आपको जो है जो उसकी विसल है वो बहुत हाई सुनाई देगी। और जैसे ही वो इंजन जो है पास प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो आपको जो है उसकी पिच लोअर सुनाई देगी। तो ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है कि ये जो है ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है और इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है आपको जो है पिच जो है अलग अलग सुनाई देती है। नेक्स्ट है सोनिक वेव, शॉक वेव्स और मैश नंबर। तो बेसिकली आप क्या होता है कि जैसे ही आपका कोई भी जेट है या कोई भी मिसाइल है, जब वो मूव कर रही होती है थ्रू द एयर एट अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी, तो वो एक जो है एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जब वो वेलोसिटी से ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रही होती है, तो वो क्रैकिंग साउंड जो प्रोड्यूस करती है, उसी क्रैकिंग साउंड को जो है सोनिक वेव्स बूम्स बोलते हैं। तो उसी जो क्रैकिंग साउंड है उसको सोनिक बूम्स बोलते हैं। और इस सोनिक बूम से जो है जो वेव जनरेट होती है उसको शॉक वेव्स बोलते हैं। तो इस सोनिक बूम से जो वेव जनरेट होती है उसको शॉक वेव्स बोलते हैं। और मैश नंबर क्या होता है कि जब मतलब बेसिकली आप इसको जो जितने भी एरोडायनेमिक्स होते हैं, आपके जितने मिसाइल हो गई, इन सब में जो है वो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए वो मैश नंबर यूज़ होता है। तो मैश नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो मैश नंबर क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मतलब जो आपकी सोर्स है उसकी क्या वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है उसको मैश नंबर बोलते हैं।
तो जो आपका मैच नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी जो सैटेलाइट है वो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है वो डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो आपका अगर मैच नंबर 1 से ज़्यादा है तो वो वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स जो है वो सुपरसोनिक होगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक होगा, और 5 से ज़्यादा है हाइपरसोनिक होता है, और 1 से अगर कम होता है तो वो सबसोनिक होता है। 1 से कम होता है तो सबसोनिक होता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे मैच नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा ये, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ जो साउंड है उसकी वेलोसिटी और सोर्स की क्या है, उसके रेशियो को जो है वो मैच नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा लेक्चर यहीं फिनिश हुआ है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम सारे ये जल्दी जल्दी ये लेक्चर्स जो हैं सारे कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी करेंगे लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं। आप ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी में चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। तो मतलब जो रेलेवेंट है, ये नहीं कि फालतू की बकवास वकवास करके अपना 1.5 घंटे का लेक्चर, 30 मिनट्स का लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे में ख़त्म हो रहा है। तो ये फालतू की चीज़ें हम नहीं करेंगे, पढ़ाई की चीज़ें हम बात करेंगे। तो हाँ, थोड़ा बहुत लोगों का आपको थोड़ा मॉनिटरेंस भी बीच बीच में कभी कभी लगता होगा। तो यूट्यूब पे और बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पढ़ लो वो काफ़ी है। तो बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल है ACUPPSC, तो यहाँ मैं जो है डेली क्विज अपडेट करती हूँ और एडिटोरियल और बाकी सारी चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं और आप ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।